D4U न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। हमारे विशेष कार्यक्रम आपकी सेहत में आपका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर से कराएंगे जो किडनी रोगों के विशेषज्ञ हैं। आज हम पहुंचे हैं EMC हॉस्पिटल, जहां पर डॉक्टर चेतन महाजन जो नेफ्रोलॉजी विभाग के यहां पर इंचार्ज हैं। EMC मल्टी स्पेशलिस्ट सुपर हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी स्थापित किया गया है। यहाँ पर तमाम सुविधाएँ हैं। इनसे बात करते हैं कि आखिरकार ये जम्मू से हैं, जन्मभूमि इनकी जम्मू है और कर्म भूमि अब अमृतसर बन गई है। इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो नमस्कार जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें मेडिसिन के बाद, देखिए आजकल सुपर स्पेशलिटी का ज़माना है, तो आपने नेफ्रोलॉजी का फील्ड ही क्यों चुना? देखिए, जब मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की कर रहा था तो उस टाइम दूसरे साल तीसरे साल में हमारी रोटेशन होती थी सारे डिपार्टमेंट्स में, सारे सुपर स्पेशलिटी में। तो बस जब नेफ्रोलॉजी में कि काम किया तो उसमें थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। फिर कि पता लगा कि इसकी शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है, मतलब इनफैक्ट हमारे स्टेट में उस टाइम कुछ गिने चुने ही नेफ्रोलॉजिस्ट थे। तो आकर्षण उस साइड हो गया और फिर नेफ्रोलॉजी की तैयारी स्टार्ट कर दी और इसमें आगे बढ़ गए। तो सर, आपने कहा है कि बहुत कम है नेफ्रोलॉजिस्ट, तो कितने लोगों, अगर हम देश की बात करें तो भारत में कितने लोगों के पीछे एक नेफ्रोलॉजिस्ट है और कितने के पीछे होना चाहिए? कि मतलब पूरे हिंदुस्तान में आप मान के चलो कि 1700-1800 नेफ्रोलॉजिस्ट हैं बस ओनली। हाँ, तो 130 करोड़ की आबादी में के लिए 2000 से कम नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। तो वैसे डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें कि ये किडनी के रोग, ये डॉक्टर साहब ये क्यों बढ़ रहे हैं और विच आर कॉमन? देखिए कि किडनी के जो रोग हैं वो दो कारण उसके मेन पाए गए हैं। एक तो हाई ब्लड प्रेशर और एक जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है। चूँकि पिछले 20-30 सालों में ये दोनों प्रॉब्लम्स ज़्यादा कॉमन हुई हैं, एक पैंडेमिक की टाइप इंडिया में आई हैं। तो जब ये ज़्यादा पुरानी हो जाती हैं, किसी को डायबिटीज़ है 10 साल 15-20 साल से, या ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल रहता है, तो उसमें फिर लेटर एज में जाके उनको किडनी इन्वॉल्वमेंट जो है वो होना स्टार्ट हो जाती है। तो मुख्यतः यही कारण हमें। तो डॉक्टर साहब, मतलब पेशेंट को अगर बात करें हम, जैसे डायबिटिक और हाइपरटेंशन आपने कहा, ये तो आजकल तनाव तो हर किसी को हो गया है, तो पेशेंट को पता कैसे चलता है कि उसको किडनी, क्या आपके पास फर्स्ट स्टेज में आ जाते हैं पेशेंट या काफ़ी उनको परेशानी हो जाती है तब आते हैं आपके पास? देखिए, स्टार्टिंग में तो इसके कोई ज़्यादा वो नहीं होते कि सिम्टम नहीं होते हैं। इनफैक्ट सिम्टम बड़ी लेट स्टेज पे जाके डेवलप होते हैं, जब ऑलरेडी 80% से ज़्यादा किडनी इन्वॉल्व हो गई होती है। हाँ, कुछ लोग थोड़े स्मार्ट बोल सकते हैं, स्मार्ट होते हैं, प्रोएक्टिव होते हैं, जो कि अपना टाइम पे हर साल 2 साल में अपने बॉडी के टेस्ट कराते रहते हैं। उनके केसेस में ये जल्दी डायग्नोज होता है। अदरवाइज जो इसके सिम्टम्स हैं बड़ी लेट स्टेज में जाके अपीयर होते हैं, जब ऑलमोस्ट मान के चलें कि लास्ट स्टेज जिसे हम बोलते हैं, उस टाइम पता लगता है। तो डॉक्टर साहब, मतलब अगर हम बात करें कॉमन मैन की, तो कॉमन मैन को आसान भाषा में कैसे समझाया जाए ताकि वो देखिए सेल्फ असेसमेंट कर सके कि अब उसको कहीं ना कहीं किडनी की प्रॉब्लम होने वाली है या उसको हो चुकी है? देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल आपने पूछा है। अगर लेमैन लैंग्वेज में हम बात करें कि आम लोगों को समझ आ सके, तो ज़्यादातर जो किडनी पेशेंट हैं उनमें अनएक्सप्लेन्ड पैरों की स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है। खासकर जब दिन भर वो काम में रहते हैं या अपने रूटीन में बिज़ी रहते हैं, तो शाम को या रात के टाइम उनके पैरों में, एड़ियों पे उनके स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाती है। साथ ही उनको रात में बार बार पेशाब करने के लिए उठना पड़ता है, जिसे बोलते हैं नाइट टाइम फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन। तो वो अगर रिलेट की करें कि आज से 1 साल की पहले मैं रात में 1 बार या 2 बार उठता था, अब मेरे को 4-5 बार उठना पड़ रहा है। बाकी जो कि सिम्टम हैं वो बड़े नॉन स्पेसिफिक हैं, जैसे भूख उनको की कम हो जाती है, वीकनेस रहना स्टार्ट हो जाती है, जल्दी थकावट उनको शुरू हो जाती है, खाना देख के थोड़ा उल्टी वाला मन हो जाता है, जिसे नौशिया हम लोग कहते हैं। तो ये सिम्टम रहते हैं मुख्यतः। तो डॉक्टर साहब, बात करें किडनी की बीमारी से बचने के लिए एक आम हमारे जैसे कॉमन व्यक्ति को क्या करना चाहिए? देखिए, 2-3 बातों का विशेष ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है।
पहला तो अगर कोई फैमिली हिस्ट्री है आपके घर में, आपके माता पिता को या आपके जो ये है कि फर्स्ट डिग्री रिलेशन है, उनमें अगर किसी जेनेटिक हम कह रहे हैं, जेनेटिक है, तो हाँ, हेरिडिटी है, जेनेटिक। अगर उनमें कोई एक किडनी प्रॉब्लम की कोई हिस्ट्री है तो डेफिनेटली उन लोगों को 25 या 30 साल की आयु के बाद अपने ईयरली अपने कुछ टेस्ट की कराने चाहिए, ताकि किडनी इन्वॉल्वमेंट तो नहीं हो रही है। अदरवाइज भी 40 ईयर्स के बाद इवन हेल्दी इंडिविजुअल्स को भी अपने एनुअली कुछ बेसिक जांच की कराते रहना चाहिए, जैसे अपना ब्लड प्रेशर चेक करा लिया, अपनी ब्लड शुगर चेक करा ली फास्टिंग में, यूरिन का रूटीन एनालिसिस करा लिया, ब्लड कितने ग्राम है। तो कुछ बड़े कि सिंपल और बेसिक टेस्ट होते हैं जिससे बड़ा अर्ली डिटेक्ट हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, आपने बात की है कि जिनको जेनेटिक है, यानी कि ये ब्लड प्रेशर हो जाता है, हाइपरटेंशन हो जाता है, इसमें खान पान डॉक्टर साहब कितना जो है जिम्मेदार है? जैसे आजकल बहुत पीछे बच्चों में जंक फूड की आदत पड़ गई थी, पश्चिम से आया जंक फूड, और लाइफस्टाइल जो है उसका कितना रोल है कि किडनी की बीमारी बंदे को दे रहा है? देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि मैं आपको पहले भी ये चीज़ बता चुका हूँ कि इसके मुख्यतः 2 कारण हैं। एक है हाई ब्लड प्रेशर और दूसरा है डायबिटीज़। क्योंकि ये दोनों ही लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं और दोनों में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का और डाइट का बहुत रोल है, तो इसीलिए इनडायरेक्टली जो किडनी की बीमारियां हैं उनमें उतना ही ये रोल ट्रांसमिट हो जाता है। तो मैं ऐसे इस भाषा में बोलूँ आपको कि अगर आप सिर्फ मेडिसिन पे आप कंटिन्यू करें और खान पान पे ध्यान ना दें, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे ध्यान ना दें, तो मान के चलिए कि आपकी दवाइयाँ भी आप पे कोई असर नहीं करेंगी, उनका कोई बेनिफिट नहीं होगा आपको। अच्छा, मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बंदे को अपना लाइफस्टाइल, आजकल हम लोग आलसी हो गए हैं, पंजाब में तो वैसे भी बड़ा हैवी फूड खाते हैं, तो आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये क्रॉनिक डिजीज़ेस होती हैं जो इरिवर्सिबल हैं, परमानेंट इन नेचर हैं, और जिनसे जितना हो सके इनसे बचाव करना चाहिए। तो इसीलिए खान पान में पौष्टिक भोजन खाएं, ज़्यादा कोई फ्राइड चीज़ें ना खाएं, नमक का उपयोग कम से कम करें, ये कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स कम लें, जो पैक्ड फूड होता है, प्रोसेस्ड फूड होता है, वो कम खाएं, उसके बदले में फल फ्रूट खाएं, सब्जियां खाएं, घर में बना हुआ जो खाना वो खाएं, वो बेटर है। मॉर्निंग इवनिंग वॉक करने की बड़ी इंपॉर्टेंस है। वेट को कंट्रोल में रखने का बड़ा इसमें इम्पॉर्टेंट रोल है। तो ये सारी इसे हम कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल केयर बोलते हैं। मतलब सब कुछ मिलके हाँ, कंट्रोल कर पाएंगे, एक का कुछ नहीं है वो। तो डॉक्टर साहब, ये अगर जैसे बात करें, आजकल पेस्टिसाइड का बहुत मतलब सभी वेजिटेबल या फसलों पर ये बहुत कीटनाशक दवाएं जो हैं इनका छिड़काव होता है, ये कितना रोल जो निभा रही हैं किडनी की बीमारी में? देखिए, एक किडनी की बीमारी है जिसे हम क्रॉनिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस बोलते हैं। उसमें मुख्यतः ये देखा गया है कि उसमें जो मुख्य कारण है वो जो टॉक्सिक मेटल्स होते हैं अर्थ में या पानी में, पेस्टिसाइड होते हैं, हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, वो उसका मुख्यतः कारण बनता है। और चिंता की बात यह है कि उस स्टेज पे फिर वो चीज़ें रिवर्स नहीं होती हैं। तो डेफिनेटली इनका रोल है। किडनी की एक टाइप की प्रॉब्लम है क्रॉनिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस या CIN, जिसमें इसका कारण देखा गया है। अच्छा डॉक्टर साहब, किडनी के पेशेंट को अक्सर देखा गया है, यहाँ पर भी बहुत से किडनी के पेशेंट हैं, पहले उनको बोला जाता है कि आप डायलिसिस करवाएं। डायलिसिस की ज़रूरत पेशेंट को कब पड़ती है? क्या वो दवाएं रेगुलर नहीं खाता है, या दवाओं के साथ साथ जो आप परहेज बताते हैं वो नहीं करता है? ये डायलिसिस मतलब मान लीजिए कोई पेशेंट आपके पास पहले अगर आ जाता है, तो फिर उसे डायलिसिस की ज़रूरत क्यों पड़ती है और कब पड़ती है? देखिए, एक किडनी की बीमारी है क्रॉनिक किडनी डिजीज़, जो कि सबसे कॉमन बीमारी है किडनी की, और जिसका मुख्यतः कारण ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ये सब है। ये जब डेवलप हो जाती है
तो ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, मतलब आप इसको रोक नहीं सकते हैं। हाँ, इसके बढ़ने की रफ्तार को हम लोग थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन इवेंचुअली ये टाइम के साथ प्रोग्रेस करती है। तो जो CKD है उसको हमने डॉक्टरों ने अपने हिसाब से इसको 5 स्टेजेस में डिवाइड किया है। जो पहली स्टेज है वो सबसे माइल्ड स्टेज है और 5वीं स्टेज सबसे सीवियर स्टेज है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेज तक आप मेडिसिन से पेशेंट को मैनेज कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जब वही पेशेंट स्टेज 5 में पहुंच जाता है, जिसे हम ESRD बोलते हैं, एंड स्टेज रीनल डिजीज़, उस स्टेज में दवाइयाँ काम करना बंद कर देती हैं। तो उस स्टेज पे पेशेंट को डायलिसिस पे लेना लाइफ सेविंग हो जाता है, क्योंकि पेशेंट की जान अगर बचानी है तो उसको रेगुलर डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। डॉक्टर साहब, कुछ ऐसा डाटा है कि पंजाब में या देश में कितने लोग हर साल जो हैं डायलिसिस पर चले जाते हैं? देखिए, हमारे देश में वैसी कोई नेशनल रजिस्ट्री नहीं है जैसे वेस्ट में होता है, यूरोप में, USA में, वो इसका बड़ा रोबस्ट उनका स्टैटिस्टिक्स रहते हैं। लेकिन हाँ, इसकी संख्या लाखों में है, हज़ारों में नहीं है। लाखों में लोग जो हर साल CKD स्टेज के 5 में पहुंच जाते हैं। हर साल लाखों लोगों को डायलिसिस की ज़रूरत है, नए पेशेंट्स जो हैं। बिल्कुल। ओके, तो डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें तो डायलिसिस पर आदमी जो पेशेंट है वो कितनी देर तक सर्वाइव कर सकता है? देखिए, इसमें एक मैं आपको मीडियन टाइप की फिगर दूंगा, लगभग 5 से 7 साल। जी। लेकिन ऐसे भी मरीज़ हैं जो पिछले 15-20 साल से डायलिसिस करा रहे हैं और ठीक हैं, और कुछ लोग साल 2 साल भी नहीं निकाल पाते हैं। जी जी जी। तो मैंने एक बीच का आपको आंसर दिया है, लगभग 5-6 साल का फिगर रहता है। तो डॉक्टर साहब, अगर डायलिसिस जब ज़रूरत पड़ती है तो क्या उससे बचने के लिए उसका अल्टरनेट केवल एक जो किडनी ट्रांसप्लांट ही है? जी बिल्कुल। अगर मरीज़ डायलिसिस पे है और वो डायलिसिस बंद करना चाहता है तो उसका एकमात्र उपाय ये है कि वो अपनी किडनी ट्रांसप्लांट कराए, चाहे वो डिसीज्ड डोनर किडनी हो जो कि जिनकी डेथ हो जाती है अनफॉर्चुनेटली उनसे, या फिर लिविंग डोनर किडनी हो। तो उसके बाद जिसे बोलते हैं कि सक्सेसफुल किडनी ट्रांसप्लांटेशन के बाद उनके किडनी फंक्शंस नॉर्मल आ जाते हैं और उनका डायलिसिस बंद हो जाता है। अदरवाइज मोर देन 95% लोगों में जब ये स्टार्ट होता है CKD 5 पेशेंट्स में, तो इट कंटिन्यूज़ फॉर लाइफ लॉन्ग। अच्छा, नहीं डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अच्छी एक बात कही है। हमें तो यही ध्यान था कि सिर्फ लिविंग डोनर से ही हम ले सकते हैं। आपने एक वर्ड यूज़ किया है जो मैं समझ सका हूँ, जिसका किडनी ख़राब हो गई हो और वो ठीक हो और उसकी डेथ हो चुकी हो या होने वाली हो, उस पर थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, ये प्रोग्राम जो डेवलप्ड नेशंस हैं उसमें ये बहुत ही ज़्यादा उनका स्ट्रॉन्ग और सॉलिड प्रोग्राम है। वहाँ पे मैक्सिमम जो ट्रांसप्लांट होते हैं वो ब्रेन डेड डोनर से होते हैं। जी। आप देखिए, हिंदुस्तान में ही लगभग हर साल 1.5 लाख लोग सिर्फ रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। जी। अगर हम उनके ऑर्गन्स टाइमली रिट्रीव की करें तो आप मान के चलिए हम 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों की हम जान बचा सकते हैं, जिनकी अनफॉर्चुनेटली किडनी ना मिलने से या टाइमली बाकी ऑर्गन ना मिलने से जिनकी डेथ हो जाती है। हमें इस दौड़ में अभी बहुत पीछे हैं हम लोग कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और अभी इसमें प्रोग्रेस करने की बहुत ज़्यादा संभावना है। कुछ साउथ की स्टेट्स हैं जैसे तमिलनाडु है, उसने इस पर बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है। वहाँ जो डिसीज़ डोनर प्रोग्राम है काफ़ी अच्छा है, लेकिन हमारे इस रीजन में अभी ये इतना ज़्यादा पिक नहीं हुआ है। कुछ पब्लिक में अवेयरनेस की कमी है, कुछ हमारे लॉज जो हैं वो बड़े इस मामले में स्ट्रिक्ट हैं, तो लोग डॉक्टर इसमें हाथ डालने से डरते हैं क्योंकि इसमें पेपर वर्क बहुत ज़्यादा है। जी जी जी। तो वो अननेसेसरी अपने पे बर्डन नहीं लेते हैं। बट जो हमारा नेफ्रोलॉजी का फ्यूचर है वो सारा इसी से रिलेटेड है, डिसीज डोनर
प्रोग्राम से रिलेटेड। नहीं, आपने जो डिजीज़ डोनर की बात कही डॉक्टर साहब, तो अगर जैसे आपने कहा कि एक साल में 1.5 लाख के करीब लोगों की डेथ हो जाती है, तो अगर कुछ सरकार ऐसी पॉलिसी लेकर आती है तो उसमें कितनी देर तक इसको रखा जा सकता है कि इतनी देर में वो ट्रांसप्लांट हो जाए? क्योंकि सरकारें इस पर काम भी कर रही हैं। पीछे एक बात भी चली थी भी, जो पहले तो अभी तो यही है ना जी, कोई अपनी जो सिर्फ रिश्तेदार वो दे सकता है या किसी में लेन देन ना हुआ हो वो दे सकता है। इस पर काफ़ी वर्क हो रहा है क्योंकि कुछ लोगों ने पहले विदेश जाकर अपना ये ट्रीटमेंट करवाना शुरू कर दिया था। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इस पे काफ़ी काम हुआ भी है। जैसे रिसेंटली हमारी पार्लियामेंट ने एक नया लॉ पास किया था जिसमें नोटो और रोटो बनाया गया था, एक नेशनल लेवल की ऑर्गन प्रोक्योरमेंट और ट्रांसप्लांट एजेंसी, और रोटो हो गया रीजनल लेवल पे। वैसे स्टेट लेवल पे कि सोटो है, SOTTO जी। लेकिन ये सारा काम पिछले 3-4 साल में भी स्टार्ट हुआ है, तो मे बी इसके रिजल्ट हमें अगले 5 साल 10 साल में दिखने शुरू होंगे। देखिए कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है, ICU में है, वेंटिलेटर पे है, किसी कारण से वो नहीं रिकवर हो पा रहा है, यंग है, 35-40 इवन ज़्यादा भी है, कोई उसको और बीमारी नहीं है, तो उनके ऑर्गन्स जो देखा गया बहुत हेल्दी होते हैं। अगर उन ऑर्गन्स को ट्रांसप्लांट किया जाए तो रिजल्ट्स अच्छे हैं। टाइम की आपने बात की, तो मैक्सिमम टाइम जो परमिसिबल है वो 24 घंटे का होता है कि अगर जब हार्ट धड़कना बंद कर जाए विद इन 24 आवर्स आपको वो ऑर्गन दूसरे में किडनी लगानी है। अगर पहले 12 घंटे में लगाते हैं तो रिजल्ट ज़्यादा अच्छे हैं, और 12 घंटे से लेट होता है तो उतने बढ़िया रिजल्ट नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन डोनर और रिसिपिएंट की लाइफ में क्या बदलाव आता है? देखिए डोनर की लाइफ तो मोर और लेस नॉर्मल बिल्कुल रहती है। उसका कारण ये है कि एक प्री ट्रांसप्लांट वर्कअप होता है जिसमें काफ़ी बैटरी ऑफ टेस्ट होते हैं। उसमें ये चीज़ सुनिश्चित की जाती है कि आगे जाके डोनर को किसी टाइप की लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो। इस जो उसने डोनेशन की है, जो महादान उसने किया है जी, अंगदान जो महादान है, तो डोनर जो है विद इन 10 to 15 डेज अपनी रूटीन में आ जाता है और उसे कोई मेडिसिन जो है लाइफ लॉन्ग नहीं खानी पड़ती है। ट्रांसप्लांट जिसको रेसिपिएंट है, जिसको किडनी लगी है, उसमें उसको इम्यूनोसप्रेशन दवाइयाँ होती हैं क्योंकि किसी और का अंग उसमें लगाया गया है। तो वो दवाइयाँ खानी ज़रूरी हैं ताकि बॉडी उस किसी और के अंग को एक्सेप्ट कर पाए, नहीं तो रिजेक्शन हो जाता है। तो उनको लाइफ लॉन्ग इम्यूनोसप्रेशन मेडिसिन पे रहना पड़ता है। पहले 3 से 6 महीने उसमें ज़्यादा क्रिटिकल हैं क्योंकि इम्यूनोसप्रेशन की डोज बहुत ज़्यादा होती है, उनको इन्फेक्शंस होने का चांस रहता है। और जब ये इम्यूनोसप्रेशन बड़े लंबे टाइम तक, जैसे किसी को ट्रांसप्लांट कराए 10 साल 15-20 साल हो गए और किडनी ठीक चल रही है, उनको फिर सेकेंडरी मेलिग्नेंसीज का रिस्क, मतलब कि कैंसर का रिस्क हो जाता है। जी डॉक्टर साहब, कुछ और आप दर्शकों को कुछ बताना चाहें इसी को लेकर? देखिए ये एक बड़ी ही भयावह टाइप की बीमारी है जो बड़ी ग्रेजुअली डेवलप होती है, इतनी ग्रेजुअली कि आपको महसूस भी नहीं होने देती, पता भी नहीं होने देती, और आप बहुत बीमार हो जाते हैं। और फिर लाइफ लॉन्ग का एक टाइप से कंपल्शन बन जाती है कि आपको रेगुलर थ्राइस अ वीक डायलिसिस कराना है, एक दिन छोड़ के एक दिन। ट्रांसप्लांट करवाना है तो आपके पास डोनर होना चाहिए। तो यही चीज़ें अगर हम स्टार्टिंग में थोड़ा एहतियात बरतें, अपनी हेल्थ को लेके थोड़ा अलर्ट रहें, टाइमली अपना बॉडी का चेकअप कराएं, अपने डॉक्टर के कंसल्टेशन में रहें, ज़्यादा बिना प्रिस्क्रिप्शन की मेडिसिन का यूज़ ना करें, खासकर पेन किलर्स हो गई, बाकी जो अल्टरनेटिव मेडिसिन है। हाँ, जब भी ट्रीटमेंट लेनी है सेल्फ मेडिकेशन ना करें, डॉक्टर के, अपने फिजिशियन के सुपरविजन में ट्रीटमेंट कराएं। तो इनसे काफ़ी ज़्यादा हमें लाभ हो सकता है एट द लेवल ऑफ कि सोसाइटी के लेवल पे हमें बेनिफिट मिल सकता है। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे EMC मल्टी स्पेशलिटी
मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर, नेफ्रोलॉजी विभाग के डॉक्टर चेतन महाजन, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। जो सेल्फ मेडिकेशन, पंजाब में इसका बहुत ट्रेंड है, लोग अपनी मर्जी से दवा खा लेते हैं। इन्होंने ये भी बताया कि दर्द निवारक गोलियां जो हैं वो आपकी किडनियां खराब कर सकती हैं, जिसमें आपको सारी उम्र परेशानी झेलनी पड़ सकती है। अगर आप अपनी सेहत को लेकर चौकस नहीं रहते हैं तो भी आपको परेशानी हो सकती है। अपना लाइफस्टाइल बदलें, अपने लाइफस्टाइल में हेल्दी फूड को शामिल करें, जंक फूड को अलविदा कहें, एक्सरसाइज करें और कोशिश हो, अगर आपका वेट कम नहीं होता तो किसी की सलाह से भी वेट अपना कम कर सकते हैं। लेकिन आपको यदि रोग मुक्त रहना है तो बहुत ध्यान रखना होगा। एक बार बीमारी की चपेट में आ गए तो पैसा तो आपका खर्च होगा ही होगा, और वो भी जो कुदरत ने जो आपको एक स्वस्थ शरीर दे रखा है वो भी आपका नहीं रह पाएगा। हमारा ये आपकी सेहत प्रोग्राम लाने का मकसद ये है कि अपने दर्शकों को जागरूक किया जाए कि किस बीमारी से क्या आपको परेशानी हो सकती है और उनसे कैसे बचा जा सकता है। अमृतसर से D4U न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।